हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम लोग जा रहे हैं एक क्वेश्चन पेपर की तरफ जो आइंस्टीन बैच में हुआ है 6 अगस्त को, जिसका सिलेबस मोल कंसेप्ट, केमिकल बॉन्डिंग एंड पॉलीमर नाम के 3 चैप्टर्स हैं। इनके मोस्ट प्रोबेबल नीट में क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं उनकी तरफ हम चलते हैं और उनकी डिटेल्ड कंसेप्ट और एक्सप्लेनेशन को हम इस वीडियो से कवर करेंगे। ठीक है, आखिर तक बने रहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज एप्लीकेबल इन, याद रखेंगे बच्चों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कोई भी केमिकल रिएक्शन या फिजिकल चेंज दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है। वो किसके लिए एप्लीकेबल नहीं होता है? वो एप्लीकेबल नहीं होता है न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए। वो किसके लिए एप्लीकेबल नहीं होता है? न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर एनर्जी जो होती है वो मास में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर एनर्जी मास में कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए फॉर न्यूक्लियर रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज नॉट एप्लीकेबल। क्वेश्चन में पूछा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज एप्लीकेबल फॉर, तो डी आ जाएगा, बोथ ए एंड बी दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। एक बेसिक क्वेश्चन है मोल कंसेप्ट का, जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। नंबर ऑफ मोल का एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास इज 50 ग्राम। कैल्शियम कार्बोनेट का मास होता है बच्चों 100 ग्राम। 1/2 दैट इज 0.5 मोल। ऑप्शन आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। In the reaction 4NH3 which when reacts with oxygen to forms NO plus H2O, when 1 mole of H2O, when 1 mole of ammonia and 1 mole of O2 are prepared। ठीक है, ठीक है। अब आपको सबसे पहले ये एक लिमिटिंग रिएक्टेंट का क्वेश्चन है बच्चों, एक लिमिटिंग रिएक्टेंट का क्वेश्चन है। आपको दोनों के कितने मोल दिए हैं? 1-1 मोल दिए हैं। आपको क्वेश्चन में दोनों के 1-1 मोल प्रोवाइड किए हैं, तो आप मुझे बताओ, अगर 1 मोल दिए हैं तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालेंगे। लिमिटिंग रिएक्टेंट में निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसे स्टोइचियोमेट्री से डिवाइड कर देंगे। तो इसकी स्टोइचियोमेट्री यानी इसका कोएफिशिएंट यानी 1/4 हो गया ये, और ये कितना हो गया? 1/5। कौन कम है बच्चा? ये कम है, यानी कौन लिमिटिंग रिएक्टेंट है? ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएक्टेंट है इस केस में। इस केस का लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है? ऑक्सीजन है। एक बार हम इस रिएक्शन को लिखेंगे तो इस रिएक्शन को ऐसा लिखेंगे, 4NH3 plus 5O2 gives 4NO plus 6H2O। लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है? ऑक्सीजन। मतलब कौन खत्म हो गया होगा बच्चा पूरी रिएक्शन के दौरान? ऑक्सीजन खत्म हो गया होगा, और क्या बचेगा? अमोनिया बचेगा। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपको कितने मोल दिए हैं ऑक्सीजन के? 1 मोल। अगर 5 मोल ऑक्सीजन है तो कितना मोल NO बन रहा है? 4 मोल। अगर 5 मोल ऑक्सीजन है तो NO कितना बन रहा है? 4 मोल। अब क्वेश्चन में कितना NO दिया है, कितने ऑक्सीजन दिया है? 1 मोल दिया है ऑक्सीजन का, तो कितना बनेगा? यूनिटरी मेथड लगाएंगे तो 4/5 into 1, तो ये हो जाएगा 4/5 दैट इज 0.8। तो क्या 1 मोल बनेगा क्या NO का? नहीं, ये तो गलत हो गया। अच्छा, H2O के कितने बनेंगे? अगर 5 ऑक्सीजन है तो वाटर कितने बन रहे हैं? 6। अगेन वही यूनिटरी मेथड लगाएंगे। अगर 1 मोल ऑक्सीजन है तो कितने बनेंगे? तो हम क्या करेंगे बताइए? 6/5 into 1 क्या आ जाएगा? ये कुछ 1 से बड़ा आएगा ये वैल्यू, यानी 1 मोल पानी भी नहीं बनेगा। कौन कंज्यूम हो जाएगा? अभी हमने निकाला था लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है? ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन क्या होगा इस केस का? लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, इसलिए वो पूरा कंज्यूम हो जाएगा, और अमोनिया क्या होगा? वो बचेगा रिएक्शन में। तो ये वाली बात हो गई गलत। ऑप्शन आएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। SO2 plus 2H2S reacts with 3S to form this। ठीक है, मोल निकालने हैं हमें सल्फर के। ठीक है, ओके। अगेन लिमिटिंग रिएक्टेंट का एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने। क्वेश्चन में दिया है SO2 which when react with 2H2S forms 3S plus 2H2O। ठीक है, मुझे बताइए आपको कितने मोल दिए हैं SO2 के? SO2 के मोल नहीं दिए हैं,
कभी भी आपको लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेंगे, उसके मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो मोल कैसे निकालेंगे, SO2 के वॉल्यूम दिया है 11.2 और किस पे दिया है, एनटीपी। एनटीपी पे वॉल्यूम कितना होता है बच्चों, 22.4 लीटर। चाहे एनटीपी कह दे चाहे एसटीपी कह दे, दोनों पे वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर। मोल आ गए आधा, कितने मोल हो गए इसके, हाफ मोल। और H2S के मोल निकालो, H2S में कितने मोल दिए हैं, 2 मोल। अब क्या निकाल ले हम, लिमिटिंग रिएक्टेंट निकाल ले पहले। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले किससे डिवाइड करना होता है, स्टोइशियोमेट्री से डिवाइड करना होगा। तो ठीक है, इसका तो 1 है, तो यानी इसका कितना रह गया, हाफ ही रह गया। इसको स्टोइशियोमेट्री से डिवाइड करोगे तो कितनी है, 2 है। 2/2 कितना हो गया, 1 हो गया। तो मुझे बताओ कौन है लिमिटिंग रिएक्टेंट, SO2। एक बढ़ाया आधा, एक, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट यानी कम वाली वैल्यू, तो कौन होगा, SO2 इस केस में क्या है बच्चा, लिमिटिंग रिएक्टेंट है। ठीक है, तो अब हमें सारी गणित किसके हिसाब से करनी है, SO2 के हिसाब से करनी है। देखते हैं, चलिए इसे थोड़े से करते हैं। तो देखिए, अगर इस क्वेश्चन पे मैं ऐसा गया, इसके 0.5 मोल, इसके 2 मोल। ठीक है, मुझे बताइए अगर ये 1 मोल है तो ये कितना बन रहा है, 3 बन रहा है। अगर ये 1 है तो ये कितना बन रहा है, 3 बन रहा है। अगर ये 1/2 है तो ये कितना बनेगा, 3 × 1/2 कितना हो गया, 3 × 1/2 1.5। आंसर आ गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ, हाँ बच्चों, ये क्वेश्चन में ना डेटा नहीं आया है पूरा, इस क्वेश्चन में एक लाइन या एक क्वेश्चन के लिए कोई भी डेटा नहीं दिया है, तो ये क्वेश्चन हम नहीं कर पाएंगे। दिस क्वेश्चन इज बोनस फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन बोनस है, इस क्वेश्चन को हमें नहीं करना है क्योंकि नो डेटा, कोई डेटा ही नहीं दिया है हमें। कभी अगर ऐसा क्वेश्चन इनकेस नीट में भी आ जाए तो लीव दैट क्वेश्चन। अगर कुछ दिया नहीं होगा क्वेश्चन में तो हम ऐसा कोई तुक्का नहीं लगाएंगे इस क्वेश्चन में। हमें क्वेश्चन को क्या करना है, लीव करना भी आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्यूना एस इज अ पॉलीमर ऑफ, एक सरल सा सवाल पॉलीमर पे। ब्यूना एस पॉलीमर होता है 2 चीजों का बच्चा, एक होता है 1,3-ब्यूटाडाइन, फैक्ट है ये, आपको सीधे सीधे याद होने चाहिए। 1,3-ब्यूटाडाइन और स्टाइरीन, ये इनके दोनों स्ट्रक्चर्स भी हमने बना लिए। कोई सवाल में आपसे स्ट्रक्चर भी पूछ सकता है, तो इसका आंसर आ गया ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। What is, which of the following represents ग्लिप्टिल? ग्लिप्टिल की भी अगेन आपको क्या पता होने चाहिए, मोनोमर पता होने चाहिए। तो ग्लिप्टिल बनता है बच्चों 2 मोनोमर से, एक होता है इथिलीन ग्लाइकॉल और एक होता है थैलिक एसिड। इथिलीन ग्लाइकॉल है CH2H CH2H और थैलिक एसिड होता है बेंजीन की तो कॉन्जिक्यूटिव पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप का प्रेजेंट होना, उसे क्या कहते हैं, थैलिक एसिड। ऐसे दोनों चीजें ऑप्शन बी में प्रेजेंट है, तो ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑन कंबस्शन ऑफ 10 ml ऑफ अननोन गैस, गैसियस हाइड्रोकार्बन। ठीक है, एक कोई अननोन हाइड्रोकार्बन है, हम उसका फॉर्मूला CnHn लिख लेते हैं, हमें नहीं पता है वो क्या है। कंबस्शन है यानी उसकी रिएक्शन किससे करी, ऑक्सीजन से। बन क्या गया होगा बच्चा, CO2 और H2, कंप्लीट कंबस्शन है, क्वेश्चन में लिखा है। ऑन कंबस्शन ऑफ 10 ml, उन्होंने कहा हाइड्रोकार्बन कितना है, 10 ml है। अननोन गैसियस हाइड्रोकार्बन 50 ml ऑफ CO2, कितना ml ऑफ CO2 बना है, 50 ml ऑफ CO2 बना है और 50 ml ऑफ वाटर वेपर भी बने हैं, यानी ये सब गैसियस है। ठीक है, हमने गैसियस के लिए एक लॉ पढ़ा है बच्चों, गे-लुसाक्स लॉ। गे-लुसाक्स लॉ क्या कहता है कि अगर गैसियस, अगर इसका वॉल्यूम का कंसेंट्रेशन x है और ये सभी गैसेस है, तो इनकी जो स्टोइशियोमेट्री के कोएफिशिएंट है वही क्या होगा, इनका वॉल्यूम का कोएफिशिएंट होगा। तो अगर ये 1 है समझो,
अगर इसकी स्टोइचियोमेट्री 1 है और इसकी स्टोइचियोमेट्री 2 है और ये दोनों गैसियस हैं, तो इनका वॉल्यूम भी क्या होगा, आपस में डबल रेशियो में होगा। ये होता है गै-लुसाक्स लॉ। तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि ये 10 ml है आपके पास, क्वेश्चन में दिया है ये क्या है, 10 ml है। इसके बाद ये कितना है, 50 और 50 ml देके रखा है दोनों में, तो मतलब ये 5 टाइम्स होंगे इनके कोएफिशिएंट, बताओ। और अगर इनके कोएफिशिएंट 5 टाइम है तो कार्बन का सोर्स कौन है, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन क्या आ जाएगा बच्चा, C5। हाइड्रोजन भी इस हाइड्रोकार्बन से आ रहा है, तो हाइड्रोजन कितने हैं, 5 × 2 10, तो C5H10। डी ऑप्शन आ जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। When 22.4 liters of NH2 reacts with 33.6 liters of hydrogen at NTP, the number of moles of NH3। हेबर्स प्रोसेस की बहुत फेमस सी इक्वेशन जो मोल कंसेप्ट में आपको बार बार देखने को मिलेगी। आपको इसकी इक्वेशन आप सीधी बना सकते हैं, N2 + 3H2 ये 2NH3, ठीक है। अगर आप इसे बनाएंगे तो आपके पास आएगा 22.4 लीटर, ये कितना आ गया 22.4 लीटर। आपको मैंने बताया एनटीपी और एसटीपी पे वॉल्यूम कितना होता है 22.4, तो इसके मोल कितने आ गए, 1 मोल आ गया। 33.6 डिवाइडेड बाय 22.4 अगर आप करोगे तो ये 1.5 आएगा। कितना आएंगे, 1.5 मोल आएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या दिया है आपको कि आपको निकालने हैं NH3 के मोल, तो आप सबसे पहले क्या निकाल लो, लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट के लिए आपको क्या निकालना है, सबसे पहले मोल, तो मोल तो हमने निकाल लिए। नाइट्रोजन का कितना मोल है, 1 मोल, और हाइड्रोजन के कितने मोल हैं, 1.5 मोल। अब लिमिटिंग रिएक्टेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, स्टोइचियोमेट्री से डिवाइड, तो यहाँ 1/1 हो गया और यहाँ 1.5/3 हो गया। तो मुझे बताओ कौन लिमिटिंग रिएक्टेंट है, साफ साफ पता चल रहा है कि ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है। अब ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है तो सारी चीजें किसके हिसाब से देखेंगे, हाइड्रोजन के हिसाब से। अगर ये 3 है तो ये कितना बन रहा है, 2 अमोनिया, मतलब 3 हाइड्रोजन से 2 अमोनिया बन रहा है। अगर ये 1.5 है तो ये कितना बनेगा, 2/3 × 1.5, यानी 2/3 × 3/2। आंसर आ गया 1 मोल। आंसर क्या आ गया, 1 मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मोलालिटी ऑफ एन aqueous solution of glucose in which 40 moles of glucose are present per 200 moles of solution is। ठीक है, सबसे पहले आपको इसके लिए मोलालिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। मोलालिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन number of moles of solvent, volume of solvent upon volume of solvent in kilogram, ठीक है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स हम निकाल, नंबर ऑफ मोल्स हमने सल्यूट के देके रखे हैं 40 मोल्स, ठीक है। इसके अलावा सॉल्यूशन के मोल देके रखे हैं, तो जो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के मोल होंगे वो किसके मोल होंगे बच्चा, सॉल्यूशन के मोल होंगे, ठीक है। सल्यूट के मोल 40 है, सॉल्वेंट के हम x मान लेते हैं और सॉल्यूशन के 200 दिए हैं, तो कितना आ गया सॉल्वेंट के मोल 160। तो 40 यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया बच्चा 160 मोल कितने आ गए सॉल्वेंट के 160। पर हमें तो क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए सॉल्वेंट का, वो भी किलोग्राम में, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा इसका। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे हम लोग, ये मोल दिया है, चूंकि पानी का केस है, चूंकि पानी का केस है तो हमें पता है डेंसिटी जो होती है वो होती है 1 किलोग्राम पर लीटर या पर मीटर क्यूब पर सेंटीमीटर क्यूब या 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, आप ऐसा कह सकते हैं। मतलब डेंसिटी 1 होने का मतलब है जितना मास है उतना ही वॉल्यूम होगा। डेंसिटी 1 होने का मतलब क्या है, जितना मास है उतना ही वॉल्यूम होगा, बोलो, क्योंकि डेंसिटी कितनी है पानी की 1 है। तो अब हम यहां से क्या निकाल सकते हैं, मास तो निकाल सकते हैं। मास कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल
इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ मोल कितने हैं 160, मोलर मास पानी का होता है 18, तो इतना ही क्या आ गया मास, और मास किसके बराबर है बच्चा, वॉल्यूम के बराबर है, तो ये कितना आ गया, नंबर ऑफ मोल्स आ गया हमारे पास 40, मास आ गया हमारे पास 160 इंटू 18। सॉल्व कर लेते हैं ऐसे, 1/4 इंटू 18, पर ये किस में आया है बच्चा, ग्राम में, किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1000 अपॉन 4 इंटू 18। इसे आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा कुछ, इसे आप सॉल्व करोगे तो इसमें आपका आंसर आएगा 13.89, ऑप्शन हो गया बी, इससे आपका आंसर आएगा 13.89। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What moles are required at 0 degree Celsius and 1 atm to completely burn 87 gram of butane? ठीक है, अगेन कंप्लीट कंबस्टन लिखना है, ब्यूटेन का इक्वेशन लिखनी पड़ेगी सबसे पहले। तो ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है बच्चों C4H10, इसका कंबस्टन कराओगे तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा, ठीक है, मतलब हाँ, मतलब अगर इसका 1 मोल है तो इसके कितने मोल है, 6.5 मोल है। अब पहले ब्यूटेन के मोल निकाल लेते हैं। ब्यूटेन के मोल कैसे निकालेंगे, 87 ग्राम ब्यूटेन दिया है और मास ऑफ ब्यूटेन हमें पता है कितना होता है, C4 मतलब कितना हो गया, 12 4 48, 48 प्लस 10 58, 87/58, यानी ये होता है 1.5 मोल। कितना हो गया 1.5 मोल, ठीक है। अगर ये 1 मोल है तो ये 6.5 मोल है, तो अगर ये 1.5 मोल है तो ये कितना ऑक्सीजन आएगा, 6.5 इंटू 1.5। पर बच्चों उन्होंने कहा है कि एयर में सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है, एयर सिर्फ कितना परसेंट है, 20% है, कितना है, सिर्फ और सिर्फ 20% है। तो 6.5 इंटू 1.5, और इसे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सॉरी इसको आपको हाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.5, इसे आपको डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका क्या है अल्टीमेटली ऑक्सीजन, ये तो पूरा था, पूरा एयर में, पूरे एयर में इतना, तो ऑक्सीजन का कितना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो 6.5 इंटू 1.5 अपॉन 0.2, इसे आप करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका, ये आएगा 48.75, ठीक है, इसे आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 48.75। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिलेक्ट द ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज अमॉन्ग द फॉलोइंग। इसमें आप NO का केस देखेंगे बच्चों, इसमें अगर आप NO का केस देखेंगे, NO का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड हो गए, अभी भी कितने बच रहे हैं, 3, एक लोन पेयर एक, कभी भी अगर एक ऑड इलेक्ट्रॉन बच जाए, मतलब कभी भी एक ऑड इलेक्ट्रॉन बच जाए, मतलब लोन पेयर में ना हो इलेक्ट्रॉन या बॉन्डिंग में ना हो इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को कहते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को कहते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन, और ऐसी स्पीशीज को कहते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, क्या कहते हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which among the following molecule has longest covalent bond? ये NCERT की एक टेबल से क्वेश्चन है बच्चों, फैक्ट है, आपको याद करना पड़ेगा कि C डबल बॉन्ड C की बॉन्ड सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, फैक्ट है, याद करना पड़ेगा, ऑर्डर है फ्रॉम NCERT। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following select the non-polar molecule among the following? तो इन सबके स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे इसके लिए हमें। सबसे पहले हम बनाते हैं H2O का स्ट्रक्चर,
H2O का स्ट्रक्चर अगर हम बनाएंगे तो जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है बच्चों उसकी तरफ जाएगा। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की, अगेन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की, और फिर हमेशा लोन पेयर की तरफ जाता है। तो इन दोनों का नेट वेक्टर सम इस साइड और इन दोनों का भी नेट वेक्टर सम इस साइड, तो ये तो ऐड हो जाएंगे, तो इसका तो जीरो नहीं होगा। NH3 का केस अगेन हाइड्रोजन नाइट्रोजन में नाइट्रोजन की होती है, तो इस साइड और इस साइड, तो इनका नेट वेक्टर सम इस साइड और लोन पेयर की तरफ तो हमेशा ही जाएगा, तो ये भी इस साइड, तो ये भी ऐड हो जाएगा, यानी ये भी पोलर है। नॉन पोलर मतलब जिसका डाइपोल मोमेंट क्या हो बच्चों, जीरो हो। नॉन पोलर का मतलब है जिसका डाइपोल मोमेंट क्या हो, जीरो। PCl3 की बात करूंगा, ये देखिए PCl3, चलिए एक लोन पेयर होगा इसके अंदर भी, मतलब ये कुछ ऐसा होगा टेट्राहेड्रल टाइप का अगर मैं बनाऊं तो इसमें अगर मैं बात करूं आपसे तो ये एक होगा, ये एक होगा, ये एक होगा और एक इस साइड होगा। पर बच्चों याद रखना कभी भी दो हेटेरो एटम या कभी भी दो लोन पेयर की वजह से एकदम जीरो नहीं होता है, वो उसकी कुछ वैल्यू होती है, मतलब इसका डाइपोल मोमेंट डेफिनेटली कम होगा इन दोनों से, पर एकदम जीरो तो नहीं होगा, मतलब ये भी नॉन पोलर नहीं है। HCF2 इसकी बात करते हैं। HCF2 का स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो HCF, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। अच्छा HCF2 है, सॉरी, दो बॉन्ड बना दिए और तीन लोन पेयर हो गए, ठीक है। फ्लोरीन की तरफ गया अगेन क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, 180 डिग्री पे है, काट दिया, और फिर अगेन लोन पेयर की तरफ, तो इनका भी वेक्टर सम यहाँ आ जाएगा, तो ये भी कट जाएगा। तो मतलब ये चूंकि दोनों सेम एटम थे, ये दोनों सेम लोन पेयर थे, इसीलिए वो एग्जैक्टली जीरो आएगा। और जिन मॉलिक्यूल्स का डाइपोल मोमेंट एग्जैक्टली जीरो होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन पोलर। वो कैसे होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। ऑप्शन आ गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Select the correct statements. Hybridization and structure of SF4 are sp3d and seesaw respectively. तो देखो SF4 बना लेते हैं, ऐसा होता है SF4, इस SF4 का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, 4 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d, और इसकी शेप को क्या कहते हैं हम, सीसॉ। तो ये क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। 180 डिग्री बॉन्ड एंगल इज प्रेजेंट इन ICl3। अगर आप ICl3 का स्ट्रक्चर बनाओगे, ठीक है, इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा ICl3 का। तो चूंकि इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री है, यानी एक 180 डिग्री का एंगल प्रेजेंट है, तो ये बात सही है, ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स क्या हो गए इस केस में भी ट्रू। अगर ऐसा लिख देता ऑल एंगल्स आर ऑफ 180 डिग्री तो आंसर हो जाता फॉल्स, ठीक है। तो ऑप्शन आ गया ए। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ ओनली वन नोडल प्लेन, इसके लिए आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की एनसीईआरटी पढ़ेंगे आप, तो आपको दिखेगा जहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, जहां भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है वहां एक नोड और बढ़ गया है, एक नोडल प्लेन और बढ़ गया है। तो निकालते हैं, सिग्मा 1s यहाँ तो जीरो होगी क्योंकि L जीरो है, यहाँ पे भी जीरो होगी क्योंकि L जीरो है, S का L जीरो होता है, यहाँ पे L की वजह से तो जीरो है बच्चा, पर चूंकि एंटीबॉन्ड चूंकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो एक नोडल प्लेन और बढ़ गया होगा, तो इसीलिए आंसर क्या आएगा, सी। डी में L की वजह से एक होगी और एक पाई स्टार की वजह से एक होगी, तो कितनी होगी, 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। hybrid orbit of which highest percentage has p character, highest percentage p character किसके अंदर होगा, ठीक है। हाईएस्ट परसेंटेज p कैरेक्टर की बात करूं मैं, देखो जितने ऑर्बिटल है अपॉन p के ऑर्बिटल, किसी का भी पूछ ले, s का पूछ ले तो जितना s है अपॉन टोटल, ये एक तरीका होता है। तो अगर आप sp3 में देखोगे तो 3 p के ऑर्बिटल है और टोटल कितने, 1 s और 3 p यानी 4 into 100, मतलब इसमें 75% p कैरेक्टर है।
तो आंसर आ गया सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which of the following molecular species does not exist? बच्चों जिन स्पीशीज का बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है, जिन स्पीशीज का बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है, they does not exist, they do not exist। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का क्वेश्चन है, आपको क्या बनाने पड़ेंगे, इनके स्ट्रक्चर्स इनकी एमओटी बनानी पड़ेगी। तो बनाते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन की अगर आप बनाएंगे एमओटी, तो आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब पी में 4 इलेक्ट्रॉन, O2 है इसलिए 2 पी। फिलिंग के ऑर्डर की मैं आपसे बात करूं तो सबसे पहले हम भरते हैं सिग्मा 1s, सॉरी सिग्मा 2pz, फिर हम भरते हैं पाई 2px, पाई 2py, फिर हम भरते हैं एंटी बॉन्डिंग में पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py। तो आप इस केस में देखेंगे ऑक्सीजन है तो यहां तक आ गया, ठीक है, पर क्या इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 है? बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं बच्चों? बॉन्डिंग में जितने इलेक्ट्रॉन है माइनस एंटी बॉन्डिंग में जितने इलेक्ट्रॉन है, मतलब 6 माइनस 6 इज बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग में 2 अपॉन 2, 6 माइनस 2/2 दैट इज 4/2, यानी 2 नहीं, इसका बॉन्ड ऑर्डर तो 0 नहीं है, यानी एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीजन एग्जिस्ट करेगा, सही बात है। तो ये तो गलत हो गया। ऑक्सीजन 2 नेगेटिव की बात करें, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दूं, ये हो गया। तो अब बताओ कितना हो गया, 6 माइनस 4/2, पर अभी भी एग्जिस्ट करेगा क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर अभी भी बना रहा है, तो ये भी एग्जिस्ट करेगा। ये दोनों मतलब एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब C2 पे जाएंगे। C2 मतलब कार्बन। कार्बन में क्या होता है बच्चों, अगर 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है तो ये नियम होता है, अगर 14 इलेक्ट्रॉन से कम होते हैं तब क्या होता है, हम पहले सिग्मा पाई 2px और पाई 2py में भरते हैं, तो यहां ऐसे हो जाएंगे, बोलिए 4 ही इलेक्ट्रॉन है टोटल। उसके बाद हम सिग्मा 2pz में भरते हैं, और उसके बाद पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, और उसके बाद लास्ट में सिग्मा 2pz, सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, तो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 अपॉन 2, तो कितना हो गया 2, यानी इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 0 नहीं है। लास्ट केस ट्राई करते हैं H2 नेगेटिव का। H2 हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, 1s में 1 इलेक्ट्रॉन, पर H2 नेगेटिव मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। पहले किस में भरेंगे, सिग्मा 1s में भरेंगे, तो कितने हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए यहाँ। फिर किस में भरेंगे, सिग्मा स्टार 1s, लो यहाँ तो चारों के चारों इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब 2 माइनस 2 अपॉन 2 यानी 0, यानी इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, 0, इसीलिए ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसीलिए H2 नेगेटिव डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Which among the following involves intramolecular hydrogen bonding? Intramolecular hydrogen bonding बच्चा अगर कभी भी पूछा आपसे तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ऐसे कंपाउंड में होगी जो बेंजीन रिंग के ऑर्थो पोजीशन पे प्रेजेंट हो, क्योंकि इन दोनों ही केस की मैं बात करता हूं, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल की, तो चूंकि इसमें डिस्टेंस ज्यादा है, हाइड्रोजन एक दूसरे से बॉन्ड नहीं कर पाएंगे और इसमें आसानी से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, इसीलिए इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें होती है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, किसमें होती है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following has 8 electron in bonding molecular orbital? तो हम बात करेंगे इनकी, अगर आप एमओटी बनाएंगे अगेन तो आपको दिखेगा C2 की हम एमओटी बनाते हैं। चलिए, तो सबसे पहले C2 में क्या आएगा, C2, तो देखिए ऑर्डर मैंने आपको बताया था, 14 से अगर कम इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हम ऐसे भरते हैं, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px, पाई 2py, फिर हम भरते हैं सिग्मा 2pz, फिर पाई स्टार 2px बराबर पाई स्टार 2py,
और फिर हम बढ़ते हैं सिग्मा स्टार 2pz, फिर हम बढ़ते हैं सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, अब मुझे बताते हैं, अब हमें बढ़ने हैं 2-2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो देखो पहले तो 1s, तो कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p2। ठीक है, तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन s में आ गए, C2 है यानी 1s2 2s2 2p2 यहां भी आएगा। ठीक है, तो पहले 1s में दो, फिर सिग्मा स्टार 1s में दो, सिग्मा 2s में दो, सिग्मा स्टार 2s में दो, फिर पाई 2px में कितने आ जाएंगे, यहां तक के तो इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए। अब पाई p में कितने आएंगे, 4 आएंगे पहले तो पाई 2px में दो और पाई 2py में दो आ जाएंगे। तो कितने हो गए टोटल इलेक्ट्रॉन्स एक बॉन्डिंग में, 1 2 ये 3, मतलब 2 + 2 4 4 + 2 6 एंड 6 + 2 8। 8 इलेक्ट्रॉन किसमें प्रेजेंट है, C2 में। किसमें प्रेजेंट है, C2 में। कमेंट्स में बताइएगा बाकी ऑप्शंस में कितने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Select the pair of atomic orbital which can result in sigma band formation if y-axis is taken as internuclear axis। बच्चों आपसे हमेशा बात की है, आप जब बीबीटी पढ़ते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तो आपकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या होती है, जेड एक्सिस होती है। तब आपकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या होती है, जेड एक्सिस होती है। पर अब उसने कहा है आपकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस। मतलब अब जो चीज आप z के साथ कर रहे थे, अब वो आप किसके साथ करोगे, y के साथ करोगे, और जो आप y के साथ कर रहे थे वो आप किसके साथ करोगे, z के साथ। तो s और pz के बीच का कैसा होता था, सिग्मा बॉन्ड होता था, यानी अब s और py कैसा बनाएगा, सिग्मा बनाएगा। py और py कैसा बनाएंगे, सिग्मा बनाएंगे। और s क्या बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। ढूंढ लो ऐसा कोई ऑप्शन है इनमें से कोई। px और py तो 90 डिग्री पे है, तो कोई नहीं बनेगा। अब s और px भी एक एक्सिस में नहीं है, तो इनका भी नहीं बनेगा। px और px तो अब अलग प्लेन में है, तो इनका भी लैटरल ओवरलैप बनेगा, इससे पाई बॉन्ड बनेगा। तो py और py से क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। बी ऑप्शन आ गया इससे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। NCl5 does not exist। बिल्कुल सही बात है, नाइट्रोजन का इतना बड़ा साइज नहीं होता कि NCl5 एग्जिस्ट कर पाए, और ना नाइट्रोजन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट इतनी आसानी से शो करता है, तो ये गलत है। नंबर ऑफ p-pi d-pi बॉन्ड्स इन SO3 is 2, सही बात नहीं है। p-pi नहीं d-pi, क्योंकि सल्फर के अंदर वेकेंट d ऑर्बिटल होता है, इसीलिए ये गलत है। सेंट्रल एटम हाइब्रिडाइजेशन इन I3 पॉजिटिव इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन, बिल्कुल सही है ये। और ऑल द बॉन्ड लेंथ्स इन PCl5 आर नॉट इक्वल, सही बात है, क्योंकि दो एक्सियल बॉन्ड होते हैं और 3 इक्विटोरियल बॉन्ड होते हैं। एक्सियल बॉन्ड लंबे होते हैं और इक्विटोरियल बॉन्ड क्या होते हैं, छोटे होते हैं। तो आंसर आ गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिलेक्ट द स्पीशीज विच कंटेन्स बॉन्ड एंगल्स ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री का बच्चों जो बॉन्ड एंगल होता है वो हमें मिलता है sp3d2 ज्योमेट्री में। ढूंढते हैं ऐसी ज्योमेट्री। देखो CO2 की बात करेंगे तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है, मतलब sp ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। CH4 की बात करूंगा, इसका बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स के बराबर। ठीक है, XCOF4 की बात करूंगा, एक लोन पेयर आ जाएगा। ठीक है, एक तो ये केस हो गया, और एक केस क्या हो जाएगा, मतलब ये कुछ ऐसा होगा 1 2 3 4, मतलब ऐसा कुछ बनेगा। ये देखो मतलब 5, हाँ ये ऐसा बनेगा। देखो XCF4, ठीक है। और अगर मैं आपसे बात करूं XCF4 की, तो ये ऐसा बनेगा। बच्चों आप बोलोगे दोनों ही sp3d2 है, फिर हमने आंसर ये क्यों बोला नहीं और ये बोल रहे हैं हम। देखो ऐसा है कि ये वाला जो केस है बच्चों, यहाँ एक ही लोन पेयर है, तो इसकी वजह से क्या आएगा, डिस्टॉर्शन आएगा। यहाँ 2 लोन पेयर है तो वो एक जैसा रिपल्शन करेंगे, मतलब दोनों इक्वल अटॉर्ड करेंगे, मतलब एक खींच रहा होगा तो एक छोड़ रहा होगा, इसीलिए आंसर क्या आ जाएगा, XCF4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ClO बॉन्ड इन ClO4 आयन। ठीक है, आपको सबसे पहले आयन बनाना आना चाहिए। ClO4 आयन होता है ClO4 नेगेटिव आयन। इसका स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो ऐसा होता है। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर पूछा है तो देखो, एक बॉन्ड तो सब में है और 3 बॉन्ड ऐसे हैं जो 4 एटम में 4 ऑक्सीजन में शेयर होने, क्योंकि ये रेजोनेंस में है तो इसीलिए कितना कर देंगे हम पहले, तो कितने टोटल बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर में तो कितने बॉन्ड बना रहा है, तो एक बॉन्ड तो नॉर्मल सभी बना रहे हैं और 3 बॉन्ड कितने एटम में शेयर हो रहे हैं, 4 एटम में शेयर हो रहे हैं। तो इससे क्या आ जाएगा आपका टोटल नंबर ऑफ, इससे क्या आ जाएगा आपका बॉन्ड ऑर्डर, दैट इज 1.75। इससे क्या आ जाएगा 1.75। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which among the following species is diamagnetic in nature? Diamagnetic मतलब ऐसा कंपाउंड, ऐसी स्पीशी आपको ढूंढनी है जिसमें क्या ना हो, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो, जिसमें क्या ना हो, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो। अगेन एमओटी का क्वेश्चन है तो हम बनाते हैं, ऑक्सीजन को बनाएंगे। तो ऑक्सीजन अगर आपने बनाया होगा तो वो पैरामैग्नेटिक आया होगा। एक बार बना के भी बता देता हूं मैं आपको। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कितने आ जाएंगे, सबसे पहले हम क्या भरेंगे, 14 से ज्यादा स्पीशीज है तो हम पहले क्या भरते हैं, सिग्मा 2pz, पाई 2px पाई 2py बराबर आ गया फिर, और फिर पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py। चूंकि ये अनपेयर्ड है इसीलिए क्या है, ये पैरामैग्नेटिक है। अब N2 पॉजिटिव भरते हैं, चलो N2 पॉजिटिव अगर आप बनाओगे, अच्छा पहले O2 नेगेटिव भी अगर आपने करा होगा तो एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे आ गया होगा, तो ये भी क्या है, पैरामैग्नेटिक है। N2 पॉजिटिव अगर आप करोगे तो 1 2 3 1 2 3, अगेन अब 14 इलेक्ट्रॉन ही है तो पहले हम भरेंगे पाई स्टार पाई 2px पाई 2py, फिर हम भरेंगे सिग्मा 2pz। 2 आने चाहिए थे पर उसने कहा N2 पॉजिटिव, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, मतलब ये भी अनपेयर्ड हो गया। अगर आप C2 नेगेटिव का बनाएंगे तो इट वुड बी पेयर्ड, सी आ जाएगा ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिलेक्ट द मॉलिक्यूल विथ हाईएस्ट लेटाइस एनर्जी। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन। लेटाइस एनर्जी 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। ठीक है, जिसका चार्ज जितना ज्यादा उतनी ज्यादा लेटाइस एनर्जी, जिसका साइज जितना ज्यादा उतनी कम लेटाइस एनर्जी। तो चार्ज तो सब पे +1 है, साइज को देख लेते हैं। ठीक है, तो आप मुझे बताइए लिथियम फ्लोराइड, लिथियम पॉजिटिव भी छोटा, फ्लोराइड नेगेटिव भी सबसे छोटा, सोडियम पॉजिटिव लिथियम पॉजिटिव से बड़ा, आई नेगेटिव फ्लोरीन से बड़ा, तो ये तो हट ही गया। ठीक है, लिथियम क्लोराइड तो यहाँ सेम है पर Cl नेगेटिव है तो ये भी हट गया, क्योंकि फ्लोरीन और क्लोरीन में कौन बड़ा, फ्लोरीन छोटा, इसलिए उसकी लेटाइस ज्यादा। सोडियम पॉजिटिव Br नेगेटिव, सोडियम लिथियम से भी बड़ा और फ्लोरीन नेगेटिव भी बड़ा, छोटा। आंसर आ गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिलेक्ट द फॉलोइंग स्पीशीज व्हिच कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड। हमेशा याद रखिएगा जो पहला बॉन्ड बनता है वो सिग्मा होता है, बाद के जो बॉन्ड्स बनते हैं वो क्या होते हैं, पाई बॉन्ड्स होते हैं। कमेंट्स में बताइएगा ऐसे कौन से मॉलिक्यूल हैं जिनमें कोई सिग्मा बॉन्ड नहीं होता, सिर्फ पाई बॉन्ड होता है। तो हम बात करेंगे ऑप्शन सी, अगर आप बना पाए, ऑप्शन सी अगर आप बनाओगे तो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, C2CN4, तो आप गिनेंगे पहले पाई बॉन्ड, 1 और 2 पाए, 1 और 2 पाए, 1 पाए 2 पाए 2 पाए, मतलब कितने, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 1 9, तो 9 तो क्या आ गए आपके पाई बॉन्ड आ गए। सिग्मा गिनेंगे, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा, 7 सिग्मा, 8 सिग्मा, 9 सिग्मा,
तो इसमें 9 सिग्मा बॉन्ड है और 9 ही क्या है, पाई बॉन्ड है। इसलिए इसका आंसर आ गया ऑप्शन सी। इसलिए इसका आंसर आ गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। In which pair of compounds first compound has more covalent character than second compound? कभी भी अगर आपको कोवलेंट कैरेक्टर कंपेयर करने को आए, हम एक ही रूल देखते हैं जिसे हम कहते हैं फजान्स रूल। फजान्स रूल के हिसाब से, फजान्स रूल में चार्ज आपके ऊपर होना चाहिए ज्यादा। अब साइज में थोड़ा सा फर्क है बच्चा, केटायन का साइज तो होना चाहिए छोटा और एनायन का साइज क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। मतलब इन केस ऑफ साइज फॉर मोर कोवलेंट कैरेक्टर, size is directly proportional of anion, but in case of cation it is inversely proportional to the size of cation for higher covalent character। तो उसने बोला है the first compound has more covalent character than second। ठीक है, MgO NaF को देखेंगे हम सबसे पहले। तो MgO NaF किसका चार्ज ज्यादा बच्चा, मैग्नीशियम पे +2, सोडियम पे +1, और साथ ही मैग्नीशियम का साइज भी छोटा है सोडियम से, तो पहला वाला तो बिल्कुल ही आंसर होगा। दूसरे पे चलते हैं, CaO बच्चा दोनों पे चार्ज तो +2 है, पर कैल्शियम का साइज बड़ा होता है, इसीलिए इसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा, तो ये तो गलत है। थर्ड ऑप्शन KCl NaCl, अगेन स्टार्ट सेम है, पर पोटेशियम पे चार्ज कितना है, +1, यहाँ पे भी कितना है, +1। ठीक है, पर सोडियम और पोटेशियम में किसका साइज बड़ा है, पोटेशियम का बड़ा होता है, इसीलिए इसका कोवेलेंट कैरेक्टर नहीं होगा। PbCl2 में चार्ज कितना है, +2, और यहाँ कितना है, +4। तो मुझे बताओ जिसका चार्ज ज्यादा उसके अंदर ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, तो PbCl4 का ज्यादा होगा। आंसर आ गया ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following hydrogen bond represented by double dotted line will be highest energy of bond energy? देखिए बॉन्ड एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड लेंथ के। क्योंकि फ्लोरीन एटम है, फ्लोरीन का साइज ऑक्सीजन और नाइट्रोजन सबसे छोटा है, तो इसीलिए उसकी बॉन्ड लेंथ काफी कम होगी और इसीलिए उसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, काफी ज्यादा होगी। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑन Cl एटम इन HClO3। HClO3 अगर आप बनाएंगे तो ऐसा बनेगा, ठीक है। क्लोरीन पे कितने लोन पेयर है बच्चों, सिर्फ एक लोन पेयर आएगा, क्योंकि क्लोरीन के अंदर आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 2 4 1 5 चले गए, तो कितने लोन पेयर आए, सिर्फ एक लोन पेयर आएगा क्लोरीन पे। आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। We select the molecule which contains covalent ionic and coordinate bond। ठीक है, अगर आप PH4Cl को देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ये हो गया आयनिक, ये हो गया देखो, ये हो गया PH4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। PH4 और Cl के बीच में कैसा बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। ये सारे बॉन्ड कैसे हो गए, कोवलेंट बॉन्ड। और ये कैसा हो गया, डेटिव बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। If vapor density of a gas is 14, then chemical formula of the possible gases। देखिए वेपर डेंसिटी जो होती है उसका एक बेसिक सा रिलेशन होता है मॉलिक्यूलर वेट बाय 2। तो वेपर डेंसिटी इनटू 2 इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो वेपर डेंसिटी कितनी देके रखी है, 14 इनटू 2 इज 28, दैट इज मॉलिक्यूलर वेट। तो देख लेते हैं इसमें 28 किसका मास होता है। तो अगर आपने कैलकुलेट किया होगा C2H4 24 plus 4 that is 28। आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, बच्चों ये है ना थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसमें 0.2 ग्राम नहीं 0.2 ग्राम एटम आएगा।
क्या आएगा 0.2 ग्राम एटम। 0.2 ग्राम एटम का मतलब होता है मोल, तो इट इज 0.2 मोल। कितने मोल है इसमें? 0.2 मोल है। 0.2 मोल है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करी है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक बेसिक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, नंबर ऑफ मोल इज 0.2, Na की जगह Na रख दिए क्योंकि ऑप्शंस में भी N है। फास्फोरस, फास्फोरस में होते हैं कितने इलेक्ट्रॉन? 15, 15 और 3 18, 18 into 0.2 is 3.6 Na. Answer is 3.6 Na. Next question. Which of the following molecule is non-polar in nature? Again मैंने आपको बताया जिस मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट 0 होता है वो नॉन पोलर होता है नेचर में। SbCl5 का अगर आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा। अगेन सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे को काट लेंगे, इसीलिए इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नंबर ऑफ पाई एंड सिग्मा बॉन्ड्स इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। अगेन मैंने आपको बताया था जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं वो पाई बॉन्ड्स होते हैं और जो सिंगल बॉन्ड्स होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं। आप कैलकुलेट करोगे तो आंसर क्या आएगा? 5.19। नेक्स्ट क्वेश्चन। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ विस्कोसिटी इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। बच्चों ऐसा होता है विस्कोसिटी is directly proportional to हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसके अंदर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसमें 1 हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसीलिए तो जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा उसकी विस्कोसिटी भी ज्यादा। बी आ जाएगा इसका आंसर। The hybridization of the following atomic orbitals of nitrogen in NO2 positive, NO3 negative and NH4 positive स्ट्रक्चर बनाएंगे इनके। NO2 पॉजिटिव का अगर आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो वो ऐसा होगा कुछ, मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन होगा इसका। NO3 नेगेटिव का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा, मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन। NH4 पॉजिटिव का ऐसा स्ट्रक्चर होगा। तो आंसर वुड बी sp, sp2, sp3, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। PCl5 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा, अभी अपन ने बात की थी। इस टाइप का शेप है इसका। ऐसी ज्योमेट्री को क्या कहते हैं? 5 बॉन्ड पेयर, कोई भी लोन पेयर, इसे क्या कहते हैं? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो ए का क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। SF6 ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होगा इसका। छह बॉन्ड पेयर बिना कोई लोन पेयर के, इसे क्या कहते हैं हम? ऑक्टाहेड्रल। तो SF6 वुड बी ऑक्टाहेड्रल। बी का 3। BRF5 और एक लोन पेयर, 5 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, इसे कहते हैं स्क्वायर पिरामिडल। सी का आ जाएगा 1। BF3 3 बॉन्ड पेयर और कोई भी लोन पेयर नहीं, इसे कहते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। तो डी का हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following diatomic species have same bond order? Again बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए मैंने आपको यही बताया, आप MOT बनाइए और MOT से अगर आप सेम करेंगे तो आपका आंसर 100% बैठेगा। ठीक है, तो अगेन MOT बनाएंगे और हम आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होगा उनके अंदर बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा। अगर इलेक्ट्रॉन ही अलग अलग है तो बॉन्ड ऑर्डर भी अलग ही होना चाहिए, पर अगर इलेक्ट्रॉन सेम है तो बॉन्ड ऑर्डर तो सेम ही होगा।
तो ऐसा ऑप्शन सिर्फ एक ही है आपके पास, B2 2 नेगेटिव और C2, क्योंकि इन दोनों के अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसीलिए इनका बॉन्ड ऑर्डर भी क्या होगा, सेम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल इज, ठीक है। SO2 और H2S का मैं स्ट्रक्चर बनाऊं अगर आपके लिए, SO2 इज दिस, H2S इज दिस। इसमें एंगल होता है लगभग 104.5 के बराबर, और इसका एंगल लगभग 120 से थोड़ा कम होता है। तो कौन बड़ा है बच्चा, SO2 बड़ा है, तो पहला तो गलत। अगेन SO2 और पानी की बात करेंगे, सल्फर और हाइड्रोजन, अगेन यहाँ बस ऑक्सीजन आ गया, इतना ही फर्क है, तो कौन बड़ा है, SO2 बड़ा है अगेन यहाँ पे भी, तो ये भी गलत हो गया। NH3 की बात करूं तो NH3 में बच्चा ये एंगल होता है 107 डिग्री, और पानी में होता है ये एंगल 104.5 डिग्री, तो इसलिए ये भी गलत हो गया। डी ऑप्शन की बात करूंगा, NH3 में होता है ये 107 डिग्री, और अमोनिया SO2 में लगभग 120 से थोड़ा सा कम, लोन पेयर की वजह से। आंसर क्या आ गया, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following is a semi-synthetic polymer? रेयन, इसे सेल्यूलोज एसीटेट के नाम से भी जानते हैं, ये सेमी सिंथेटिक पॉलीमर की कैटेगरी में आता है, ठीक है। इसका आंसर आ गया, रेयन। इसे हम किसके नाम से जानते हैं, सेल्यूलोज एसीटेट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, select the correct order of decreasing intermolecular forces given by nylon 66 ब्यूना S polyethene, ठीक है। हमने पढ़ा था कि फाइबर का जो होता है उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद थर्मोसेटिंग या थर्मोप्लास्टिक आएगा, और सबसे कम किसका होता है, इलास्टोमर का। तो हम जानते हैं नाइलॉन 66 क्या होता है, फाइबर होता है। थर्मोसेटिंग का एग्जांपल हो गया पॉलीइथीन, और ब्यूना एस आ गया, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोडिग्रेडेबल पॉलीएमाइड अमंग द फॉलोइंग। देखिए पीएचबीवी और नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 दो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है आपके सिलेबस में, कौन कौन से, पीएचबीवी और नाइलॉन 2 नाइलॉन 6, दोनों ही क्या है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। पर मैंने आपसे बात की थी कि पॉलीअमाइड कहाँ है क्वेश्चन में, पॉलीअमाइड कौन होते हैं बच्चों, नाइलॉन। जितने भी नाइलॉन्स होते हैं आपके वो क्या होते हैं, पॉलीअमाइड होते हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर आएगा नाइलॉन टू नाइलॉन 6, ना कि पीएचबीवी। वो बायोडिग्रेडेबल है पर वो क्या नहीं है, पॉलीअमाइड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following is a false statement? Tetrafluoroethene is a monomer of Teflon, बिल्कुल सही है। टेफ्लॉन नॉन-स्टिक सर्फेसेस बनाने में भी इस्तेमाल होता है। लो डेंसिटी पॉलीथीन जो होता है वो पॉलीमराइजेशन कराता है इथीन का इन द प्रेजेंस ऑफ। लो डेंसिटी पॉलीथीन के लिए हमें जिगलर नाटा कैटलिस्ट नहीं लगता, उसके लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड लगता है। जिगलर नाटा कैटलिस्ट लगता है हाई डेंसिटी पॉलीथीन के लिए, ठीक है। पॉलीविनाइल क्लोराइड इज एन एडिशनल पॉलीमर, ये भी सही बात है। आंसर आ गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following expressing concentration is independent of temperature? टेम्परेचर पे वो कंसेंट्रेशन डिपेंड करेगी बच्चा जब वॉल्यूम आए, टेम्परेचर पे वो चीज डिपेंड करेगी जहां पे क्या है, वॉल्यूम, वो भी किसमें, लीटर में। तो मोलैलिटी में किलोग्राम मतलब मास है, परसेंटेज में मास में भी कोई वॉल्यूम नहीं है, और ना मोल फ्रैक्शन में है, तो इसका आंसर आएगा डी। इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The volume occupied by 4.4 ग्राम of CO2 at STP। सबसे पहले हम इसके मोल्स निकाल लेते हैं। मोल कैसे निकालेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास, 1/10 क्या आ गया, इसके मोल आ गए। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम जो हमें निकालना है अपॉन एसटीपी पे वॉल्यूम मैंने आपसे बात की थी 22.4 होता है, तो 22.4 into 0.1 दैट इज 2.24 लीटर। डी ऑप्शन आएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Equal moles of N2 and H2 react to form ammonia under suitable conditions. The limiting reagent is, ठीक है। अगेन मोल इक्वल है
तो हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट कैसे निकालना होता है, स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड कर लो, तो यहाँ 1/1 होगा, यहाँ 1/3 होगा, तो कौन हो गया, हाइड्रोजन, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 0.12 मिलीग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। तो अगेन नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए एक बेसिक फॉर्मूला, गिवन मास 0.12 मिलीग्राम मतलब 10⁻³ और यहाँ कितना है 60 ग्राम, ये 1/50, मतलब 0.12 को अगर आप 12 लिखोगे तो 10⁻⁵, 1/60 is 1/5, 1/5 is 0.2 into 10⁻⁵, that is 2 into 10⁻⁶ मोल, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इन अ मिक्सचर इज ऑलवेज 1। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखिए मिक्सचर में दो ही चीजें होंगी, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, उन दोनों का ही जो मिक्सचर होता है उन्हें ही हम क्या कहते हैं, मोल फ्रैक्शन, उनका जो रेशियो होता है उसे हम क्या कहते हैं, मोल फ्रैक्शन। ये कभी 1 से बड़ा नहीं होगा, सही बात है। मोल फ्रैक्शन अभी बात की थी, टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होता है, तो स्टेटमेंट 1 सही है और स्टेटमेंट 2 गलत है। तो स्टेटमेंट 1 सही है और स्टेटमेंट 2 क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 molar 2.5 liter NaOH solution is mixed with another 0.5 molar 3 liter NaOH solution. Find out the final molarity. इसका एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है, फाइनल मोलारिटी इज इक्वल्स टू m1v1 plus m2v2 अपॉन v1 plus v2। पहले की देके रखिए 2.5 into 1, यहां दिया है 0.5 into 3, again total volume is 5.5, 2.5 plus 1.5 upon 5.5, that is 4 upon 5.5। से आप कैलकुलेट करोगे तो इट इज 0.73 मोलर। इसके अलावा भी आपको कोई और डाउट है तो आप लोग हमें कमेंट्स में टैग कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।